संजय निरुपम जी, आपने मिड डे की जो रिपोर्ट है उसको आपने कोट किया, कहा कि भाई उन्होंने क्लैरिफिकेशन अब इशू कर दिया है, बट आदित्य ठाकरे ये कह रहे हैं कि ईवीएम को ऐसे ही हम क्लीन चिट दे सकते हैं। चलिए ठीक है, एक रिपोर्ट गलत थी, उसमें एक एरर था, बट ईवीएम्स के कामकाज पर कई डाउट्स उठाए गए हैं। इलॉन मस्क ने भी इस पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। देखिए, मैं 2024 की बात कर रहा हूं। 2024 के लोकसभा चुनाव में ईवीएम हैक नहीं हुआ था। एक दूसरी बात, उत्तर पश्चिम यानी नॉर्थ वेस्ट मुंबई लोकसभा सीट के चुनाव की जो वोटों की जो गिनती हो रही थी, उस काउंटिंग सेंटर पर जो भी मोबाइल था, उस मोबाइल से कोई ईवीएम हैक नहीं हुआ है। उस मोबाइल पर किसी प्रकार का कोई ओटीपी जनरेट नहीं हुआ था। ये सारी बकवास, झूठी खबर थी, बेबुनियाद खबर थी। उस खबर के लिए, उस बेबुनियाद और गलत खबर के लिए आखिरकार मिड डे अखबार ने आज माफी मांग ली है। अब इसके बावजूद जिन लोगों ने मिड डे अखबार की उस खबर के आधार पर पूरे देश में 2024 के चुनाव में ईवीएम हैक हुआ, इस प्रकार का दुष्प्रचार किया, उन सब लोगों को माफी मांगनी चाहिए। और इसके बावजूद अगर सामना आज भी कहता है कि ईवीएम हैक हुआ, मतलब वो झूठ बोल रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि उनको अपने दक्षिण मुंबई से चुने हुए जो सांसद हैं अरविंद सावंत, या दक्षिण मध्य से या फिर उत्तर पूर्व से, उन सांसदों के चुनाव पर भी उनको भरोसा नहीं है। क्योंकि वो अगर यहां ईवीएम हैक हुआ तो वहां भी ईवीएम हैक हुआ होगा। इसका मतलब ये बुनियादी तौर पर सरकार को, चुनाव की व्यवस्था को, लोकतंत्र को बदनाम करने के लिए ये एक झूठा नैरेटिव, एक फेक नैरेटिव चला रहे हैं, और इसमें कोई दम नहीं। चलिए, न्यूज़पेपर में जो रिपोर्ट हुई है उसके हिसाब से वो गलती सिर्फ उसमें इतनी थी कि उन्होंने कहा है कि ओटीपी जनरेट हुआ, वो एक इनएडवर्टेंट एरर था। पर क्या ईवीएम के ऊपर जो डाउट्स हैं वो एक ही झटके में ऐसे हट जाएंगे? इलॉन मस्क की बात कर ले, उन्होंने भी तो डाउट हैक किया। उन्होंने कहा है कि हर चीज हैक हो सकती है, एवरीथिंग कैन बी हैक्ड। सुना मैंने कि एलॉन मस्क ने भी इस तरह की बातें कही है। अब ठीक है, वो कह सकते हैं, लेकिन वो, जहां तक मेरी जानकारी है, कि वो चैट जीपीटी के भी मालिक हैं, और चैट जीपीटी के ऊपर अगर आप ईवीएम के बारे में पूछेंगे तो वो साफ साफ कहता है कि इसको हैक नहीं कर सकते। कम से कम हाल के दिनों में तो कोई हैक नहीं हुआ है। तो अब जो उनकी कंपनी है, उनकी कंपनी कुछ कहती है, वो कुछ कहते हैं। क्योंकि देखिए, एलन मस्क बेसिकली एक व्यापारी आदमी है। अपना व्यापार चलाने के लिए कब वो क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, किसी को पता नहीं होता। ऐसे में अगर हो भी, अगर उनकी जानकारी सही भी है, तो हम अपने देश में जो कुछ हो रहा है उस पर विश्वास करके आगे बढ़ेंगे या किसी विदेशी के ज्ञान पर भरोसा करेंगे? कल राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से एक झूठी खबर को आगे बढ़ाते हुए एलन मस्क का एक ट्वीट इस्तेमाल किया, ऐसा लग रहा है कि हमको अपने देश पर भरोसा नहीं, अपने देश के लोकतंत्र पर भरोसा नहीं, अपने देश के निर्वाचन आयोग के कामकाज के ऊपर भरोसा नहीं है। इतना बड़ा काम, इतना चैलेंजिंग काम था, उसको अभी अभी कंप्लीट किया गया। पूरे देश ने जोश में आके चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लिया और एक जश्न मनाया चुनाव का। ऐसे में आप अपने देश को छोटा करते हैं, अपने चुनाव को बदनाम करते हैं, उत्तर पश्चिम मुंबई को बदनाम करते हैं, मुंबई के मतदाताओं को बदनाम करते हुए, चुने हुए सांसद को बदनाम करते हैं, लेकिन आप एक विदेशी के ज्ञान के ऊपर पूरा भरोसा करते हैं। ये कौन सी बुद्धिमत्ता है, कौन सा विजडम है, मुझे नहीं मालूम। ठीक है, आप विदेशी पे भरोसा मत कीजिए, बट मुंबई पुलिस ने एक एफआईआर तो की है ना, कि क्यों रविंद्र वायकर के रिश्तेदार एक फोन लेकर के काउंटिंग सेंटर के अंदर थे। मंगेश पांडेलकर, जो कि रविंद्र वायकर, जो कि आपके विनिंग कैंडिडेट है मुंबई नॉर्थ वेस्ट से, वो फोन लेकर के काउंटिंग सेंटर के अंदर क्यों थे? उनको कोई ऑथराइजेशन नहीं है। इट इज अगेंस्ट द रूल्स, इट इज नॉट लीगल फॉर हिम टू हैव दैट फोन। दूसरा, वो जो एक प्राइवेट कंपनी है, जो ऑनकोर कंपनी है, उनके एम्प्लॉय जो दिनेश गुरव, जिनके खिलाफ भी एफआईआर हुआ है, उन्होंने रविंद्र वायकर के रिश्तेदार को अपना फोन क्यों दिया? यह सवाल आपका बहुत अच्छा है। मंगेश पांडेलकर वगैरह जो भी हैं, जो वायकर जी के रिश्तेदार हैं, उन्होंने अगर अनऑथराइज तरीके से वहां मोबाइल लेकर के प्रवेश किया, या उनके पास कोई मोबाइल था जो कि ऑथराइज नहीं है, और जो कि जिसके लिए वो जिसको रखने के लिए वो ऑथराइज नहीं, तो बिल्कुल ये केस है। और सच पूछिए तो गोरेगांव की जो वनराई पुलिस स्टेशन है, वो एग्जैक्टली इसी मामले की छानबीन कर रही है, और इसी मामले की शिकायत भी और किसी ने नहीं, रिटर्निंग ऑफिसर ने की है। मतलब खुद हमारे देश का चुनाव आयोग स्थानीय पुलिस स्टेशन में शिकायत करता है कि जब काउंटिंग हो रही थी, तो काउंटिंग के दिन एक कोई मंगेश नाम का व्यक्ति, और उसके साथ एक जो नोटिस दी गई वो गुरव नाम के भी एक व्यक्ति को दी गई है, जो कि एनकॉर के लिए वहां पर काम करते हैं। ऐसे दो लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है कि इन
इन लोगों ने, इनके पास मोबाइल था और इन लोगों में से किसका मोबाइल है हमको पता नहीं है, लेकिन ये मोबाइल जो अनऑथराइज था वो काउंटिंग सेंटर पर कैसे है इसकी छानबीन होनी चाहिए। और हम भी चाहते हैं कि इसकी छानबीन हो और इसकी छानबीन और पता चला। और अगर मंगेश ने अनऑथराइज तरीके से इलीगली वहां मोबाइल का इस्तेमाल किया है तो निश्चित तौर पर कानूनन उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कोई इसके खिलाफ नहीं है और प्रशासन कहीं भी बीच में आड़े नहीं आएगा। अगर बनराई पुलिस स्टेशन इस पूरे छानबीन के बाद ये पाता है कि भाई इस मंगेश ने गलत तरीके से मोबाइल अपने हाथ में रखा था या किसी दूसरे का मोबाइल था, जिस व्यक्ति का भी मोबाइल था उसका कोई इस्तेमाल हुआ या उसको उसने यूज किया, हो सकता है घर पे मैसेज देने के लिए या फोन करने के लिए किसी से मोबाइल लेकर इस्तेमाल किया होगा, जो कुछ भी है इसकी एक छानबीन होनी चाहिए। और ये छानबीन हम आप या कोई सामना या शिवसेना या मिड डे नहीं कर सकता। इसकी छानबीन सिर्फ स्थानीय एक पुलिस डिपार्टमेंट कर सकती है, पुलिस स्टेशन कर सकते हैं। और पुलिस स्टेशन के लोग ऑलरेडी इस पूरे प्रकरण में 9 दिनों की छानबीन के बाद एफआईआर वगैरह कर लिया उन्होंने और उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। इन्वेस्टिगेशन के बाद दूध का दूध और पानी का पानी। संजय निरुपम जी, इजंट इट टू मच ऑफ अ कोइंसिडेंस कि एक जो विनिंग कैंडिडेट है उसका मार्जिन ऑफ विक्ट्री सिर्फ 48 वोट्स का ही है, फिर अचानक उनके रिलेटिव के पास एक फोन आ जाता है जिसको कहते हैं ना एक सर्कल ऑफ इवेंट्स। द सर्कमस्टेंशियल एविडेंस डज सीम टू क्रिएट डाउट कि ऐसा हो गया कि उन्होंने फोन ले लिया, वो काउंटिंग सेंटर के अंदर थे, फिर वो 48 वोट से जीत भी गए। इतना कोइंसिडेंस कैसे हो गया? नहीं, ऐसा कुछ कोइंसिडेंस नहीं है। सच ये है कि ईवीएम के वोटों की जब काउंटिंग पूरी हुई तब उस समय जो एमवीए यानी इंडिया अलायंस के उम्मीदवार थे वो 1 वोट से लीड कर रहे थे। मतलब ईवीएम को अगर हैक किया जाता तो कभी भी 1 वोट से वो लीड करते हुए नहीं दिखते। उसके बाद जो पोस्टल बैलेट्स होते हैं जिसका मशीन से कोई लेना देना नहीं है, जिसका ईवीएम से कोई लेना देना नहीं है, वो बाई पोस्ट आया हुआ बैलेट, वो बैलेट पेपर, उस पोस्टल बैलेट जिसकी काउंटिंग पहले से हो गई थी सुबह 8 बजे, जिसके तहत 1500 मेरे ख्याल से 1550 वोट वायकर को मिले थे और 1501 वोट इसको मिले थे कीर्तिकर को, और वो वोटों की काउंटिंग होके वहां पड़ी थी। जब ईवीएम के सारे वोटों की काउंटिंग हो जाती है तो उसमें पोस्टल बैलेट के वोटों को ऐड किया जाता है। तो ईवीएम के काउंटिंग के बाद वो 1 वोट से ऑलरेडी आगे थे। और अगर आपको एक जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट के हिसाब से कोई शक या जिसको हम कहते हैं कि सर्कमस्टांशियल एविडेंस या किसी प्रकार का शक पैदा करना है तो अमोल कीर्तिकर का भी 1 वोट से आगे होना कहीं ना कहीं शक पैदा कर सकता था आगे जाके। लेकिन थोड़ा सा मामला पलट गया क्योंकि जब पोस्टल बैलेट के वोट दोनों कैंडिडेट के वोटों के साथ ईवीएम के वोटों के साथ ऐड किए गए तो 48 वोटों से जो ये कीर्तिकर साहब हैं वो पीछे छूट गए और हमारा कैंडिडेट आगे आ गया।